दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद केवट एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक एकदम ही अलग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका कि संबंध है इंडस्ट्रियल रिलेशन से। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब हो गया कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में एक जो संबंध होता है, जो एक रिलेशन होता है, जो एक तालमेल होता है, उसी का एक किस तरह उसको मेंटेन रखा जाता है, उसमें हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पीएनएम, जेसीएम और एडॉक ट्रिब्यूनल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब जो कि जनरली हम लोगों को प्रैक्टिकली आती है लेकिन मालूम नहीं रहता, उनकी जो छोटी छोटी बातें रहती हैं। तो चलिए आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब ही हो गया दोस्तों कि एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में एक बॉन्ड, एक रिलेशन और एक कोऑर्डिनेशन का काम किस रूप में स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, उसी को बोला जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये एक काफ़ी इसमें कि सब्जेक्टिव मतलब में अपन इस पर चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पे। तो इसमें कुछ मशीनरीज हैं, कुछ इसके स्टेप हैं, कुछ टाइप हैं जिसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन रखते हैं। और उनमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग अलग प्रारूप की तरह, एक रूपरेखा की तरह आगे बढ़ा जाता है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पीएनएम में क्या होती है, जेसीएम क्या होता है और एडॉक ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएनएम के लिए। तो पीएनएम क्या है दोस्तों, इसका नाम है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र। तो ये फाउंड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड बाय श्री वीवी गिरी 1951 में, और जबकि लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे उस समय ये वीवी गिरी के द्वारा इनको फाउंडेड किया गया था। अब पीएनएम का ऑब्जेक्ट क्या है? तो पीएनएम का ऑब्जेक्ट जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक ऑर्गेनाइज लेबर, जो एम्प्लाई है और एम्प्लायर के बीच में, क्या रेल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और ऑर्गेनाइज लेबर के बीच में, जिसमें कि परमानेंट एम्प्लॉय आते हैं, उनके बीच में एक ऐसी मशीनरी का काम करना, एक तंत्र का काम करना, जिससे कि उसके कॉन्टेक्ट मेंटेन हो सके, उसका आपसी समन्वय हो सके। कुछ अगर डिफरेंसेस रहते हैं तो उनको सेटल किया जा सकता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो मशीनरी काम करती है उसको बोलते हैं परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। तो पीएनएम को भी कितने टाइप से काम करती है? 3 टायर बेसिस पे है पीएनएम। तो पहला हो गया रेलवे लेवल पे, दूसरा हो गया रेलवे बोर्ड लेवल पे, और तीसरा हो गया एडॉक ट्रिब्यूनल। अब रेलवे लेवल का मतलब क्या हो गया कि जितने जोन है, मतलब अगर रेलवे लेवल इसको बोला जाए तो इसको जोन भी बोल सकते हैं, जोन लेवल पे। तो इसमें रेलवे लेवल में क्या आ जाएगा? एट रेलवे लेवल देयर आर फर्दर 2 लेवल्स। कौन कौन से रेलवे लेवल पे आ जाएंगे? डिविजनल लेवल आ जाएगा, जिसमें कि स्टोर और वर्कशॉप, इनको भी हेडक्वार्टर लेवल पे, डिविजनल लेवल पे समझा जाता है स्टोर और वर्कशॉप को, और ये डिविजनल लेवल पे जो होगा। और ये जोनल रेलवेज के लेवल पे होता है। तो ये 2 टाइप को डिविजनल लेवल बोल सकते हैं अपन, और जोनल रेलवे। अब डिविजनल लेवल में स्टोर डिपार्टमेंट और ये वर्कशॉप लेवल, ये दोनों को भी डिविजनल लेवल पे माना जाता है। अब डिविजनल लेवल पे समझ लेते हैं कौन क्या किस तरह एक ये तंत्र बैठता है। तो डिविजनल लेवल पे क्या होता है कि जो डीआरएम है या डिप्टी सीएमएम, जो कि स्टोर डिपार्टमेंट के होते हैं, और या सीडब्ल्यूएम, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, तो ये जो है इनके चेयरमैन रहेंगे। अगर डिवीज़न में है तो डीआरएम, स्टोर में है तो डिप्टी सीएमएम, और अगर मान लो वर्कशॉप लेवल पे है तो सीडब्ल्यूएम। इसके सेक्रेटरी रहेंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट का ऑफिसर रहेंगे, सीनियर डीपीओ रहेंगे डिवीज़न है तो। अगर स्टोर है ये कि हेडक्वार्टर लेवल पे मतलब होती है तो इसके लिए एसपीओ रहेंगे, और वर्कशॉप में है तो इसके एपीओ रहेंगे। एजेंडा समझ लेते हैं, सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट भी। अब इनमें हर एक जो भी पीएनएम ये होती है उसका एक एजेंडा होता है, अपने एक कुछ टॉपिक लेके जाते हैं कि जो भी जिन पे डिस्प्यूट होता है आपस में, उन टॉपिक्स को लेके जाते हैं। तो ये जो एजेंडा रहता है या जो सब्जेक्ट रहते हैं, तो इनको 1 महीने पहले जो है बता दिया जाता है, और उसके बाद में जब डिस्कस किया जाता है तो अगर कोई चेयरमैन चाहे तो वो अपनी तरफ से भी कुछ टॉपिक पे या कुछ एजेंडा को उसमें शामिल कर सकता है,
या फिर उनकी परमिशन से आप उसमें शामिल कर सकते हो कोई भी टॉपिक। और ये होती कब है, ये मंथ इन 2 मंथ 2 महीने में एक बार होती है डिवीज़न लेवल पे। ये याद रखिए, ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो 2 महीने में एक बार होती है। और इसमें और कौन कौन मतलब शामिल होते हैं, तो इसमें NRMU CRMS के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो भी नॉमिनेटेड रहेंगे। और दोनों यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो चेयरमैन रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, ये लोग इसमें मिलके एक मीटिंग करते हैं जिसमें कि हमारे जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी कंसर्न रेज किए जाते हैं एम्प्लाई के फेवर में, उनको उस पर चर्चा की जाती है और उस पर रिजोल्यूशन निकाला जाता है। तो मैटर डिस्कस विच कम विद इन द पावर ऑफ DRM, और इनके पावर में जो मैटर आते हैं उनको इसमें डिस्कस किया जाता है। अगर इनके पावर से बाहर का है तो फिर वो इसमें आ जाएगा जोनल रेलवे लेवल पे, वहाँ पर डिस्कस होता है। तो ये होगी पहले स्टेज पर PNM जो कि डिवीज़न में होती है। दूसरा हो जाएगा जोनल रेलवे लेवल पर। तो जोनल रेलवे लेवल पे जहाँ DRM डिवीज़न में होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी, उसी तरह GM होते हैं यहाँ पर, सुप्रीम अथॉरिटी। उसके बाद में से जहाँ पर सीनियर DPO होते हैं वहाँ पर PCPO आ जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। PCPO जो सेक्रेटरी रहेंगे। और इसका भी एजेंडा वही 1 महीने पहले सर्कुलेट कर दिया जाता है कि किस एजेंडे पर नेक्स्ट इसमें बात करना है। उस एजेंडे के रिगार्डिंग जो है चर्चा की जाती है। और अगर आपको कोई नया कोई परमिशन, मतलब कोई नया डिस्कस करने के लिए मैटर लेना है तो चेयरमैन की परमिशन से ले सकते हैं। और चेयरमैन चाहे तो किसी भी एजेंडे पर डिस्कस कर सकते हैं। मीटिंग जो होती है इसकी, जहाँ ये 2 महीने में होती थी वहीं ये 3 महीने में होती है। तो हर ये 2 महीने में होती जाएगी, लेकिन ये 3-3 महीने के बाद होगी। और इसमें भी वही NRMU CRMS जो भी रिकॉग्नाइज यूनियन रहेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टाफ रहेगा। मैटर डिस्कस विद इन कम इन द पावर ऑफ GM, जो GM के लेवल के पावर में रहेगा उस पर चर्चा होगी। और जिनको कि डिवीज़न लेवल पर सेटल नहीं किया जा सकता है तो उसको हेडक्वार्टर लेवल पर सेटल करने के लिए ये PNM रखा जाता है जोनल लेवल। तो इसमें क्या हो गए, 1 और 2 हो गए। अब समझ लेते हैं कि द रेलवे बोर्ड लेवल, तीसरा जो टाइप है उसका रेलवे बोर्ड लेवल पे। चलिए वो रेलवे बोर्ड वाला वो एक में दोनों हो गए, ये दूसरा हो जाएगा रेलवे बोर्ड लेवल पे और तीसरा हो जाएगा एडॉप्टर लेवल। तो रेलवे बोर्ड लेवल पे भी होता है कि चेयरमैन जो रहेंगे मेंबर ऑफ स्टाफ रहेंगे, दूसरा रहेंगे सेक्रेटरी जो डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट के जो रहेंगे वो रहेंगे। और इसमें भी 1 महीना पहले उसका एजेंडा को सर्कुलेट कर दिया जाता है। और इसमें अगर मान लो कोई नया एजेंडा की सर्विस मतलब चर्चा करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी चेयरमैन से। और ये जो होती है कि 3 महीने में एक बार होती है सेक्रेटरी। और इसमें पावर जो होती है जो कि जो रेलवे बोर्ड मतलब हेडक्वार्टर लेवल पे जो चीज़ सेटल नहीं हो पाती है जोनल लेवल पे, उसको जो है रेलवे बोर्ड लेवल पर उसको लेके जाया जाता है, उस मैटर को डिस्कस किया जाता है। तो ये हो गया जोनल रेलवे बोर्ड लेवल। तीसरा आ जाएगा एडॉक ट्रिब्यूनल। एडॉक ट्रिब्यूनल ये एक प्रकार से एक अलग सी मतलब ट्रिब्यूनल हो गया, जो कि क्या हो जाएगा कि ये जिसमें किसी सब्जेक्ट पे मान लो दोनों का एग्रीमेंट नहीं बनता है, दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, तो उस कंडीशन में ये जो है जो रेलवे बोर्ड पर जिसका एग्रीमेंट नहीं हो पाता, सेटलमेंट नहीं हो पाता, उसको यहाँ पर ले जाया जाता है। तो चेयरमैन इसमें कौन रहेंगे, इसमें चेयरमैन रहेंगे कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहेंगे, या फिर उनके इक्वल टू कोई भी जो लेबर या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहेगा वो जज चेयरमैन रहेगा। और ये जो ट्रिब्यूनल जो है इस पर कोई जो अपना डिसीजन जो देगी, जो कंक्लूजन देगी, उसको ज़रूरी नहीं कि मतलब गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी। तो गवर्नमेंट में एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड मॉडिफाई कुछ भी कर सकती है। देयर इज़ नो बॉन्डिंग अबाउट द डिसीजन या कंक्लूजन which you have to adopt. The matter settled by the tribunal and decision of the tribunal once accepted by the government, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है तो इट शैल नॉट बी ओपन बाय यूनियन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर तो उसको 2 साल तक उसको फिर से उठाया नहीं जाएगा। Where the government reject and modify the decision of the tribunal, the same item may be raised by after 1 year by the union. और अगर मान लो कोई ऐसा मैटर है जिसको भी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं तो उस आइटम को इट में भी रेज आफ्टर 1 ईयर बाय द यूनियन, फिर से उसको भी नॉलेज में लाया जा सकता है।
अब इसका ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। पीएनएम का ऑब्जेक्ट तो हो गया कि डिस्प्यूट जो भी रहेंगे उसको, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट रहेगा कि द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉय इन द मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न, जो सबका सामूहिक जो चिंता रहेगी, सामूहिक कंसर्न रहेंगे, सब्जेक्ट रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट फर्दर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, और इसका ऑब्जेक्ट है कि किसी भी तरह से आपसे तालमेल करके, कंप्रोमाइज़ करके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना किसी प्रकार से। तो इसको जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी बोला जाता है, JCM। तो एडॉप्ट ट्रिब्यूनल के अलावा फिर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर JCM के बारे में। तो JCM क्या हो जाएगी कि ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए JCM किया जाता है, और उसमें कॉमन कंसर्न पर इस पर बात किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर, JCM में डिस्कस रिलेशन द सर्विस वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, कोई नया वेलफेयर की स्कीम लानी है, इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड ऑफ वर्क के बारे में चर्चा अगर होनी है तो JCM में होती है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल केस डिस्कस नहीं किया जाता है JCM में। और JCM एट 3 टायर बेसिस, कौन कौन से? नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल मतलब ये हो जाएगा कि द मैटर जो रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई एंड डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, उनके पे अलाउंसेस, मिनिमम वेजेस, वीकली आवर्स ऑफ द रेस्ट के बारे में अगर इसमें इस विषय पर अगर चर्चा करनी रहेगी तो वो नेशनल काउंसिल में की जाएगी। अब इनके चेयरमैन कौन रहेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेंगे, और सेक्रेटरी रहेंगे, ईच साइड विल अपॉइंट इट्स ओन सेक्रेटरी, मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, एक यूनियन की तरफ, एम्प्लॉयर की तरफ से रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से रहेंगे कि 25 मेंबर्स रहेंगे गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और वहीं स्टाफ साइड से 60 मेंबर्स रहेंगे, जो कि डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। फेडरल यूनियन के लोग उसमें रहेंगे। काउंसिल में भी अपॉइंट अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट टू स्टडी द रिपोर्ट, जो कमेटी रहेगी एक एक्सपर्ट की जॉइंट कमेटी बना दी जाएगी, जो कि उसमें उसके जो एजेंडाज रहेंगे उन पर चर्चा करेंगे, और उन पर एक्सपर्ट लोग अपने राय देंगे, जो जितना उनके रिव्यू में आता है, जिनको उनको उसको कहते हैं। द सब्जेक्ट मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 month इन एडवांस, द सेम है। एंड एनी मैटर डिस्कस बी प्लेस्ड एजेंडा ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 मीटिंग, अगर कोई एजेंडा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, तो देट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन नेक्स्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 month, 12 महीने तक उसको आप फिर से नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द बोथ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाता है और मैटर रेफर किया जाता है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो डिसीजन वुड बी फाइनल, तो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन रहेगा दैट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द बोथ पार्टीज, और ये जो रहेगा ये बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज में। जहाँ पर एडॉक ट्रिब्यूनल का लिए कोई बाइंडिंग नहीं था कि उसको माने ना माने, इससे प्रिजेक्ट कर, लेकिन इसमें ये रहेगा कि दोनों में से दोनों पार्टीज को इसको मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसको 3 साल तक इसको टच नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन में इसको नहीं लगा सकता अगर नहीं मानना तो। अब ये कितने बार में होती है? तो ये हर 6 महीने में एक बार होती है। डिपार्टमेंटल काउंसिल, तो डिपार्टमेंटल काउंसिल में क्या हो जाएगा कि एवरी रेवेन्यू अर्निंग मिनिस्ट्री मस्ट हैव अ डिपार्टमेंट काउंसिल, हर एक जो है रेवेन्यू अर्निंग मिनिस्ट्री के पास एक डिपार्टमेंटल काउंसिल होती है। इट डील विद द मैटर अफेक्टेड बाय ऑल रेलवे एम्प्लॉइज। चेयरमैन रहेंगे चेयरमैन रेलवे बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से रहेंगे अप टू 10 मेंबर नॉमिनेटेड बाय रेलवे बोर्ड, और उसके बाद में 60 मेंबर जो रहेंगे AIRF और FIR की तरफ से। द सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड विद इन 1 month एडवांस, 1 महीने पहले उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और अगर मान लो कोई और चर्चा करना है किसी और पे, तो परमिशन विद अप टू द चेयरमैन से परमिशन लेनी है। इट मस्ट बी 1 in 4 month, 4 महीने में एक बार की जाएगी। रीजनल काउंसिल में आ जाते हैं। इट डील विद द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉई और अ पर्टिकुलर रीजन में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उन पर चर्चा की जाती है, और चेयरमैन जो रहेंगे सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द
पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन के जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहेंगे वहीं, और बोथ साइड से जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की तरफ से रहेंगे वो रहेंगे। पार्टिसिपेशन अब हम समझ लेते हैं कुछ अदर चीज़ें जिनमें कि पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉय का एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, इसको चीज़ होता है एम्प्लॉय का प्रेम, इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्रेम, इसका एब्रीविएशन मालूम होना चाहिए। इट वॉज सेटअप इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में किया गया था, और जोनल रेलवे में 1977 में। एंड कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज ग्रुप स्टार्टेड एज अ प्रेम इन 1994। ये तीनों स्टेट में किया गया था। वर्किंग ऑन 3 टायर बेसिस, ये भी 3 टायर बेसिस पे, रेलवे बोर्ड पे, जोनल रेलवे पे और डिविजनल लेवल पे, ये भी 3 लेवल पे वर्क करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका भी? ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, मतलब एक प्रकार से एक एम्प्लॉय का एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय की तरफ से जो एफर्ट लगाए चाहिए, जो सजेशन दिए जाते हैं उनको अगर अपना मतलब इम्पोर्टेंस देना है तो उसके लिए ये बनाया गया है, ताकि जो है अपना रेलवे जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से और वेल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वे में काम से कर सके। तो फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इसमें आप किसी प्रकार के आइडिया दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं टू द रनिंग एंड शेपिंग ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर्टिकुलर इन रिगार्ड ऑफ हाउसिंग एंड वेलफेयर एक्टिविटी के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अगर है उसको दे सकते हैं। एंड स्टाफ मैटर्स कुछ भी इसमें, लेकिन स्टाफ का कोई भी मैटर डिस्कस नहीं किया जाता है, और सर जो कुछ भी ध्यान दिया जाएगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो रहेंगे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, इसमें कन्वेयर रहेंगे सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से रहेंगे मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, एडवाइजर्स, स्टाफ साइड से 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NFIRF और 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरेशन रेलवे ऑफिसर्स, 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रमोटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन। इस तरह से 4 इनके मेंबर रहते हैं। जोनल रेलवे पे समझ लेते हैं। जोनल रेलवे पे चेयरमैन रहेंगे GM सर, कन्वेयर रहेंगे डिप्टी GM, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे AGM और PHOD, और स्टाफ साइड से 4 फ्रॉम NRME एंड KRMS और 4 फॉर रेलवे ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेटिव, और 4 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे प्रमोटेड ऑफिसर्स। डिविजनल लेवल पे चेयरमैन रहेंगे DRM, कन्वेयर रहेंगे सीनियर DPO या DPO, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ADRM या ब्रांच ऑफिसर्स, ब्रांच एग्जीक्यूटिव्स, मतलब मैकेनिकल का है तो सीनियर DME, इलेक्ट्रिकल का है तो सीनियर DE सर, इस टाइप से ये लोग ब्रांच एग्जीक्यूटिव रहेंगे। और स्टाफ साइड से 4 रिप्रेजेंटेटिव NRME CRMS और 4 रेलवे ऑफिसर्स और 4 प्रमोटिव ऑफिसर्स। वंस इन 3 मंथ इन ऑल 3 लेवल्स, सभी जगह 3-3 महीने में एक बार होती है। अब ई ऑफिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ई ऑफिस का मतलब है कि रेलवे में जितने भी काम होते हैं स्टेप बाय स्टेप फाइल आगे बढ़ती है तब वो काम होते हैं, एक ही लेवल पे कोई काम नहीं हो पाता। तो इसी फाइल को जो फाइल का जो ट्रेवल है, जो उसकी जर्नी है, उसको कम करने के लिए ऑफिस बनाया। तो ये ऑफिस बनाने से क्या होगा, फाइल का जो पेपर का एक्सपेंस है वो कम हो गया, फाइल मूव होती है ऐसे सॉफ्ट कॉपी, तो उसमें बराबर पता चल जाता है कि कौन सी फाइल किस ऑफिसर के पास कब से है और कब से उसको कहाँ पर फॉरवर्ड किया जाना है, कहाँ से आई है, कब आई है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि कौन सी फाइल कब तो प्रोड्यूस हुई थी, कब उसको डिसबर्स की गई है, उसका जो पूरी जर्नी थी कब से स्टार्ट होकर कब कहाँ गई। और इससे क्या हो गया कि टाइम तो बचा ही है, साथ साथ पेपर का जो वेस्टेज है पेपर वो भी कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो ये ऑफिस काफ़ी ट्रांसपेरेंसी वाली एक पहल है और एक इम्प्रूवमेंट की तरफ एक ग्रेट बेसिस है, काफ़ी अच्छी एक शुरुआत है रेलवे की तरफ से। गवर्निंग प्रोसेस आर बेस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ फाइल, नोटिंग इन द फाइल बनेगी, फिर नोटिंग लगेंगे, फिर डिसीजन लिखे जाएंगे अलग अलग लेवल पे, और फिर तब जाके वो फाइल का कंक्लूजन निकलता है। तो नोटिफिकेशन या लेटर जो भी निकलना है वो निकलता है, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। ई ऑफिस के कारण काफ़ी समय कम हो गया। ई ऑफिस इज डिजाइनिंग एंड डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको नीति बोलते हैं, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। अब ई ऑफिस का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। वे ऑफ ई एफिशिएंट एंड ओपन गवर्नमेंट टू द
पेपरलेस एंड स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो, मतलब पेपरलेस तो रहेगा ही, उसको बराबर स्मूथली फंक्शन भी करेगा, साथ ही साथ में एफिशिएंट वे में भी करेगा। और इस प्रकार से ये क्लाउड इनेबल सॉफ्टवेयर है कि जिसकी सारी चीज़ें क्लाउड में सेव हो जाती हैं, जब चाहे तब आप उसको जनरेट कर सकते हैं रिफिल करके। NIC team shall help the organization shape e-office environment, master data preparation, initial rollout, providing training and the IT team upgrade e-office version in certain round। तो ये ऑफिस जो है एक सिंपली अकाउंटेबल सिंप्लीफाइड है, काफ़ी सरल है, अकाउंटेबिलिटी है उसमें, किसके पास कब फाइल आई थी, कब वहाँ से निकली, क्या उन्होंने नोटिंग किया है, रिस्पॉन्सिव भी है, फाइल भी इधर उधर मिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे, इफेक्टिव है एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कहीं भी आप फाइल कोई भी ऑफिसर कहीं भी फाइल को चेक कर सकता है कि इसके पास कब से रुकी हुई है। अब उसके बेनिफिट आ जाएंगे कि इनहेंस ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, हर एक लेवल पे उसको वॉच किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा इंटीग्रिटी, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू री इन्वेंटिंग एंड री इंजीनियरिंग द गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप री इन्वेंट कर सकते हो और इंजीनियरिंग कर बना सकते हो गवर्नमेंट के लिए, ये काफ़ी अच्छी पहल है। प्रमोट इनोवेशन बाय रिलीजिंग स्टाफ एनर्जी एंड टाइम फॉर अनप्रोडक्टिव प्रोसीजर, जो अनप्रोडक्टिव प्रोसीजर थी उसको मिनिमाइज करके जो है एक अच्छा तरीका अपनाया है। ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट वर्क फेलियर एंड इथिक्स। अब कुछ समझ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से फाइल मैनेजमेंट रहते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम FMS होता है, KMS होता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कोलैबोरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, लीव मैनेजमेंट सिस्टम, टूर मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट परफॉर्मेंस, ये स्पेरो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। स्पेरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्पेरो बोला जाएगा। और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम PIMS, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये था दोस्तों मेरा इस PLM के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में एक छोटा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी तो इसके काफ़ी डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग छोटे छोटे चैप्टर कवर करते रहेंगे। तो मैं इस तरह अपनी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिला ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।